दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ आपके अपने शो सवाल पब्लिक का। माना जा रहा था कि 5 राज्यों का चुनाव 2024 का सेमीफाइनल है। कई मायनों में यह है भी, क्योंकि इसमें उत्तर, मध्य, पश्चिम और दक्षिण भारत का एक सैंपल जरूर लोगों के सामने आ जाएगा। इसलिए इसमें नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस के हाईकमान तक सबने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन इस लड़ाई ने इंडी गठबंधन की पोल खोल कर रख दी है, क्योंकि अखिलेश यादव कांग्रेस को कोसने का कोई भी मौका नहीं चूक रहे। नीतीश कुमार सवाल खड़े कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला 24 की नसीहत दे रहे हैं। लगता ऐसा है मानो इंडी अलायंस के दलों ने गठबंधन की बैंड बजा रखी है। दर्शकों, 5 राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़ा जोर मध्य प्रदेश में लगाती दिख रही है, क्योंकि वहां बीजेपी के खिलाफ 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। हिंदुत्व के पिच पर कमलनाथ बीजेपी को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस वहां जीती तो बीजेपी से एक और राज्य छीनने का ठप्पा भी जुड़ जाएगा। और इसके अलावा पिछली बार 15 महीने में कांग्रेस की सरकार गिराने का एक कहीं ना कहीं बदलाव भी हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इन कोशिशों में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक उनके इंडी गठबंधन के साथी अखिलेश यादव बन गए हैं। बीते 2 दिनों में अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के चुनावी रैलियों में एक के बाद एक कई बयानों में एक तरह से इंडी गठबंधन की टूट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया, कांग्रेस नहीं चाहती कि मैं गठबंधन में रहूं। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान था कि इंडिया में आजकल कोई काम नहीं हो रहा, कांग्रेस चुनाव में व्यस्त है। इसके पहले सनातन के मुद्दे पर इंडी गठबंधन में साफ दरार दिख चुकी है। सवाल पब्लिक का है कि कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश और नीतीश जैसे नेताओं की बेचैनी क्यों दिख रही है? क्या इंडी गठबंधन के नेताओं को राहुल गांधी पर भरोसा नहीं, इसलिए रीजनल पार्टियां अपना अपना रास्ता देख रही हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की 2, 4 या 6 सीटों पर नहीं, बल्कि 230 में से 72 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो क्या ये मान सकते हैं कि कांग्रेस से अखिलेश यादव की लड़ाई सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने भर की नहीं है, बल्कि कांग्रेस को हराने की भी है? अखिलेश के चुनावी तेवर क्या कहते हैं, ये भी जरा सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। कांग्रेस नहीं चाहती कि उनका सहयोगी दल में बनूं। इसी तरह अगर आज देखे होंगे, आप पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस बोल रही है, तो ये वो दल हैं जो सहयोगी दल हैं। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास, जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता। पिछड़े दलित आदिवासियों की ताकत एक हो गई है। वहां भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया, कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। और आपके यहां तो विचित्र परिस्थिति है कि 2 ही परिवारों में सब कुछ बटा हुआ है। हम आपसे अपील कर रहे हैं, अगर दोनों दलों को आप गहराई से देखोगे तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप? इंडिया की अगर कोई स्ट्रेटेजी है तो हमारी पीडीए है। पिछड़े दलित और आदिवासी या अल्पसंख्यक मुसलमान भाई ही इस देश को भारतीय जनता पार्टी से बचा सकते हैं। मजबूत गठबंधन के दावों के उलट इंडी गठबंधन मजबूर गठबंधन ज्यादा साबित होता दिख रहा है।
पहले सनातन के इरेडिकेशन को लेकर उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद खुद कांग्रेस ने भोपाल में गठबंधन की पहली साझा रैली काटती नहीं होने दी। उत्तराखंड के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की मदद नहीं मिलने का आरोप लगाकर कांग्रेस ने एक मोर्चा खोल दिया था। बंगाल में डेंगू के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विदेश दौरे पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने खुलकर हमले किए थे। बिहार जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन की नींव रखी, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव में व्यस्त है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला समाजवादी और कांग्रेस की लड़ाई के बाद इंडी गठबंधन के भविष्य पर सवालिया चिन्ह लगा चुके हैं। और अभी कल पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है। इस सब के बीच आज जब अखिलेश के हमलों को लेकर सवाल पूछे गए तो कांग्रेस में सन्नाटा छा गया। देखिए कैसे। उन्होंने चालू पार्टी कहा कांग्रेस को टीकमगढ़ में, इस पर क्या कहेंगे? हम भी चालू हैं भैया, हम पार्टी के हैं, हम भी चालू इंडिया हैं। गठबंधन चलने दो, चलने वाले चालू ही होते हैं। अखिलेश यादव को लेकर क्या कहेंगे मैम? टीकमगढ़ में अखिलेश यादव सभा कर रहे थे, वहां पर नहीं। हालांकि आप इंडिया गठबंधन के नेताओं पर कुछ बोलने से बचते रहे, लेकिन अखिलेश यादव चूंकि मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, कोई बच रहा है, कोई खांस रहा है, कोई गाड़ी के अंदर बैठ रहा है, जवाब कहीं से नहीं आ रहा। इंडी गठबंधन में मचे इस हंगामे के बाद बीजेपी को मौका मिल रहा है। सुनिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जब बिहार में एक रैली कर रहे थे तो उन्होंने नीतीश कुमार पर क्या तंज कसा। नीतीश बाबू, प्रधानमंत्री छोड़ दो, इंडी अलायंस ने तो आपको संयोजक भी नहीं बनाया, आप कहीं के नहीं रहे। मैंने पहले ही कहा था, आप माने नहीं। तेल और पानी कभी इकट्ठा नहीं होते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। आगे भी देखिए लालू जी आपकी क्या गत कर रहे हैं, क्या गत कर रहे हैं। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, क्या विपक्ष का इंडी अलायंस 2024 चुनाव के पहले टूट जाएगा? क्या अखिलेश और उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं ने राहुल गांधी के नेतृत्व में 2024 चुनाव लड़ने के कांग्रेस के प्लान को कहीं ना कहीं फेल कर दिया? सवाल नंबर 3, 5 राज्यों के चुनाव में विपक्ष की दरार देखकर इत्मीनान कर लेना क्या बीजेपी की भूल होगी? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रफुल्ल केतकर संपादक हैं ऑर्गेनाइजर के। इनके सामने आज खड़े हैं संजय गुप्ता, शिवसेना के लीडर हैं। तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला को। कांग्रेस के समर्थक हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और इतना प्यार जो उमड़ रहा है घटक दलों में, जो इंडी के घटक दल हैं, उसे देखकर तो आज पूरी देश में हलचल मची हुई है। तहसीन पूनावाला जी, अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस उन्हें पहचानती नहीं, ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस धोखा देने वाली पार्टी है, चालू पार्टी है। कोई किसी को चिरकुट कह रहा है, कोई किसी को चालू कह रहा है। बहुत प्रेम उमड़ रहा है इंडी अलायंस के घटक दलों में। तहसीन पूनावाला, अगर ये 5 राज्यों के चुनाव सेमीफाइनल है तो फाइनल में तो आप लोगों की प्यार मोहब्बत की जो दुकानें खुली हैं वो तो शायद ट्रेलर में दिख ही गया, क्यों? नायिका जी नमस्कार, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं नहीं मानता हूँ कोई भी राज्य के चुनाव सेमीफाइनल होते। राज्य के चुनाव अलग होते, केंद्र के चुनाव अलग है। मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि ये जो 5 राज्य के चुनाव है इसमें से 4 कांग्रेस पार्टी जीतेगी और भाजपा की निश्चित तौर से 4 राज्यों में मिनिमम हार हो रही है, शायद 5 हार जाए। जहां तक आपका सवाल है कि फाइनल्स के अंदर यानी कि 2024 के अंदर क्या होगा, मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ कि इंडिया अलायंस को जो थोड़ी बहुत उनके डिफरेंसेस है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, लेकिन आपको इसको लोकतांत्रिक तरीके से देखना चाहिए। जैसे अभी अमेरिका में रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में डिबेट हो रहा है
वहां के कैंडिडेट्स भी एक दूसरे पर आरोप लगाते और फिर एंड में सब जीतकर एक ही पार्टी के लिए काम करते। तो हम सब भारत और इंडिया के लिए काम करेंगे। किन मुद्दों पर चुनाव जीतेंगे? अनियन के दाम आज 85 रुपीज हो गए, तो सिचुएशन मणिपुर में आज भी जल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का सरकारी डेटा है, 10 साल का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत की सेना को मालदीव से बाहर निकालने का आदेश दिया है, तो कतार में अब भी 8 नेवी के हमारे पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा मिल रही है। हम नरेंद्र मोदी जी को उनके गवर्नेंस के मामले पर हराएंगे। यस, डिफरेंसेस है, उसको मैं झूठ नहीं बताऊंगा, लेकिन वो डिफरेंसेस सॉर्ट आउट हो गए, क्योंकि श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी उन डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करेंगे। बिल्कुल सॉर्ट आउट होंगे, सॉर्ट आउट होंगे। कल भी सूरज उगेगा, कल रात को चांद निकलेगा, सूर्य अस्त होगा तो, और फिर ये देश फलेगा फूलेगा, यहाँ दूध और शहद की नदियां बहेंगी, सब कुछ होगा फ्यूचर में। लेकिन आज का कोई भरोसा नहीं है। और तारिक अहमद लाड़ी भाई, मैं आप ही से पूछना चाहती हूं, अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस को चालू पार्टी कहा, धोखा देने वाली पार्टी कहा। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या कहीं ना कहीं घात तो हुआ होगा? 7 या 9 सीटें शायद मांगी थी मध्य प्रदेश के चुनाव में, 7 या 9 सीटें तो मिली नहीं कांग्रेस पार्टी से, बल्कि 72 पर अब समाजवादी पार्टी लड़ रही है। चोट गहरी है क्या? मैम देखिए, जो बात उन्होंने कही थी वो बिल्कुल गलत नहीं कही थी। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी और शायद आप ही के चैनल पे कही थी, जब इंडिया अलायंस का गठबंधन हो रहा था, नहीं या कहीं और कही थी। इंडिया अलायंस बन रहा था, इंडिया अलायंस गठबंधन हो रहा था, अखिलेश जी उसमें जा रहे थे। मैं कहा ये अलायंस होना चाहिए 5 राज्यों 4 राज्यों के चुनाव के बाद, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जो हमेशा डसेगी या हमेशा करती है। यूपी में नारायण दत्त तिवारी ने मुलायम सिंह जी को डसा था 1991-92 में, उसके बाद प्रमोद तिवारी जी ने डसा था, उसके बाद नरेश अग्रवाल जगदम्बिका पाल जी ने डसा था। ये डसने वाले लोग हैं हमेशा, क्योंकि उसके बाद इनकी हैसियत यूपी में डसने वाली रही नहीं थी, क्योंकि कुछ चीज़ों में मेरा भी इन्वॉल्वमेंट था और शिवपाल जी उस समय यूपी में थे ही, बहुत अच्छे ढंग से थे, तो एक्टिव भी थे प्रॉपर, और कुछ चीज़ें उनके और मेरे जिम्मेदारी पे आई थी। तो उस समय भी इन लोगों ने डसा था। जब जगदम्बिका पाल जी को मुख्यमंत्री बनाया तो नरेश अग्रवाल जी ने डसा। ये डसने वाले लोग हैं, जो प्रैक्टिकल बात है, सही बात है। तो उन्होंने गलत बात तो कही नहीं थी मैम। हेलो जी, बोलें। हेलो, एक सवाल पूछ लो मेरे दोस्त से, मेरे अजीज। नहीं, सवाल तो आप बाद में, सवाल आप बाद में पूछेगा तहसीन जी। इस वक्त तो सांप और नेवले की कहानी हो रही है, जरा रुक जाइए। वो कह रहे हैं कि आप डसते हैं, यानी कि आप सांप हुए। अपनी बात खत्म करें तारिक अहमद भाई। मैम पूरी बात तो कर ले हम। जी बिल्कुल, आप पूरी बात तो कर ले हम। अरे आपका समय खत्म हो गया, आप मेरे नहीं, आप बाद में कर लीजिएगा, मैं पूरी बात कंप्लीट कर लूं, फिर आप दीजिए अपना जवाब। अरे साइकिल धीरे से मत चलाओ, इन्होंने वही काम किया है। इन्होंने बाकायदा इंडिया अलायंस गठबंधन बनने से पहले इन्होंने जो वादा किया था, इन्होंने उस वादे के बरखिलाफ ये काम किया है। तो अब ये आगे हम लोग को देख रहा है कि इस चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन रहता है कि नहीं रहता है, और रहता है तो हो सकता है अकेले कांग्रेस रहे या 2-4 लोग और रह जाए। अखिलेश जी का तो मुझे उम्मीद नहीं लगता है कि रहेंगे वो। ये तो कह आपने सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप इंतजार कर रहे थे 2024 का, ये तो 2023 में ही पूरी पिक्चर नजर आ रही है। पहले अखिलेश जी ने तो सिर्फ चालू और कांग्रेस ने चिरकुट कहा, पहचानने से मना कर दिया, धोखेबाज पार्टी कहा अखिलेश जी ने कांग्रेस को। यहां तो तारिक अहमद भाई कह रहे हैं कि ये तो सांप है, डस लेते हैं। अब इसके बीच में ये इंडिया अलायंस कहां जाएगा? देखिए नाविका जी, इस इंडिया अलायंस की तो स्थिति ये हो गई है कि कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। आज पहले मैं एक और बात कह दूं, उसके बाद इस बात पे आता हूं। नाविका जी, आज वो उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया है, मीडिया में नजर पड़ी, जिसमें आप ही का माध्यम लेकर यह बात कही गई है कि इनका वो जो मीडिया का बहिष्कार करने का निर्णय था वो कितना गलत था, इसको स्वीकार उमर अब्दुल्ला ने कर लिया है।
तो अब साफ समझ में आ गया है कि इंडिया गठबंधन की आधार जो है वो कितना मजबूत है या कितना तार-तार है। अब यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि इन दोनों पार्टियों में देखिए स्थिति क्या है कि बकौल कमलनाथ वो अखिलेश वखिलेश बोलते हैं, बतौर समाजवादी पार्टी छुटवैया नेता है, बतौर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को चिरकुट पार्टी कहती है, समाजवादी पार्टी इनको चालू पार्टी कहते हैं। नाविका जी, मुझे लगता है लोग सी फैक्टर में फंस गए हैं। क्या है? एक है कास्टिज्म, कम्युनलिज्म और करप्शन। इन तीनों के लिए तो दोनों में मारामारी है कि कौन ज्यादा बड़ा होगा। अब दो सी फैक्टर तो आ गए, चालू और चिरकुट। अब जिस ढंग की इनकी भाषा नीचे जा रही, मुझे डर लग रहा है वो अगला वाला एक और सी होता है, कहीं अब वो ना बोलना शुरू कर दें एक दूसरे के लिए, इस बात का मुझे भय लग रहा है। तो मैं कहूंगा राम भली करें कि उस स्तर पे ना आए। सॉरी, गलती हो सकती है, इसमें कम्युनल एंगल आ जाए, तो मैं कहूंगा खुदा खैर करे कि ये कहीं उस ढंग की भाषा ना बोलने लगे। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बहुत साफ है कि मोदी जी के विरोध में ईर्ष्या से दग्ध होकर जो गठबंधन बनाने का प्रयास किया गया था, उसकी हकीकत पूरी तरीके से सबके सामने आ गई है। हां, मैं ये जरूर कहूंगा इस दोनों में समानता है नाविका जी। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चिरकुट पार्टी है इनके हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चिरकुट पार्टी है उनके हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूं। अब इन दोनों को तय करना है कि कौन किसको, किस चिरकुटिया को कितना स्थान देना चाहता है। मेरे विचार से इस विषय के बारे में इनके बड़े नेता तय करेंगे तो लोगों को बेहतर समझ में आएगा। मुझे लगता है तय वह कुछ नहीं होने वाला है। इनके लिए वो वाली कहावत लागू होती है जो उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की कहावत है कि मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर ना तो घर में भतेरे। यानी कुश्ती लड़ने की जरूरत हो तो बाहर जरूरत नहीं, घर में एक से एक पहलवान एक दूसरे को गिराने के लिए तैयार खड़े। तहसीन पूनावाला, वैसे सही कह रहे हैं सुधांशु जी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अब ये राज्य के चुनावों तक की तो बात है नहीं। 7 सीटें आप दे नहीं सके अखिलेश जी को, कम से कम आप लोग रिश्तेदारी तो आगे के लिए रखते। अब तो ऐसे रिश्ते खट्टे होते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कल कोई सवेरा होने वाला है। नारिक जी, अव्वल तो आपके जो आपने कमलनाथ जी का इंटरव्यू लिया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। वाकई बहुत अच्छा इंटरव्यू था और मैं समझता हूँ और मैं व्यक्तिगत तौर से भी मानता हूँ कि बॉयकॉट शॉयकॉट नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकली प्रूडेंट नहीं है। लेकिन उस बात को अलग रखते हुए मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। एक तो मेरे सपा के मित्र जो यहाँ पे उनके समर्थक है कह रहे थे नरेश अग्रवाल जी ने उनको डसा, तो डसने के बाद कौन से पार्टी में गया? सुधांशु जी विद्वान बैठे, उत्तर प्रदेश के जानकार गए तो सपा में ना, वहां सपा में जाते भगवान राम को उन्होंने गाली दी, भगवान विष्णु को गाली दी और फिर आया भाजपा में। तो आज जिस नरेश अग्रवाल ने उनको डसा उसको सपा में लेने का काम क्यों किया शिवपाल जी ने और अखिलेश यादव जी ने? दूसरी चीज देखिए, मैं मानता हूं पूरी तरह से कि इस अलायंस को अभी तक स्मूथ होना चाहिए था, सीमेंटिंग फैक्टर होना चाहिए था, लेकिन जो भी डिफरेंसेस है ये निकल जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में सपा को 7 सीटें नहीं बनती थी, 3 या 4 सीटें ठीक थी, 7 सीट नहीं दे सकते थे। ये बात कमलनाथ की बिल्कुल सही और इस बात पे पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी उनको बैक करती है। अगर सपा को इस बात का बुरा लगता है तो बुरा लगे, और पंजाब में भी अलायंस नहीं होगा, ये चीज क्लियर रहे, ये चीज क्लियर होकर आगे की बात करें। कुछ चीजों को क्लियर रखना चाहिए। लेकिन प्रफुल्ल केतकर जी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब ओमर अब्दुल्ला मेरे इंटरव्यू विद कमलनाथ का मुद्दा बना सकते हैं और कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस में इस वजह से फूट पड़ गई। अगर एक जर्नलिस्ट के इंटरव्यू पर फूट पड़ सकती है तो सीटों के बंटवारे में तो तलवारें निकल जाएंगी। अब प्रफुल्ल केतकर जी, अब ये बता दीजिए कि ये कौन सा चिन्ह है दोस्ती का और ये कैसे इकट्ठे होंगे, क्योंकि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है इनका, मोदी जी को हराना है, वो तो इनसे हो नहीं रहा। एक इंटरव्यू के तौर पर इतनी सारी प्रतिक्रिया आ गई, तो ये चिरकुट, चालू और पहचानने ना वाले, धोखेबाज, ये सब के बीच में समझौता कैसे होगा? नहीं, जिनको ये उम्मीद है कि ये समझौता होगा और ये इंडिया अलायंस नाम से, मैं तो मानता हूं नाविका जी, ये जो इन्होंने इंडिया अपने आप को कहा है, ये बेसिकली इडियोसिंक्रेटिक नॉन कमिटल डायनास्ट फॉर इस्लामिक अपीजमेंट, यही एक कॉमन फैक्टर है। ये अपने अपने लीडरशिप के लिए, अपने अपने फैमिलीज के लिए, अपने अपनी डायनेस्टीज के लिए, या मुस्लिम वोट का कौन मालिक है इसके लिए, ये इतना ही एजेंडा है। इसके सिवा क्या कॉमन फैक्टर है मुझे बताइए। अभी
केजरीवाल को नोटिस चला गया, कांग्रेस कूद पड़ी। फिर अब मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। किसके लिए, कौन से एजेंडे के लिए अलायंस करेंगे? अभी मोदी जी को हटाने के लिए अलायंस करोगे, अरे लेकिन कोई तो कॉमन ग्लू हो जिसके आधार पर, या यादव फैमिली और गांधी फैमिली, मतलब कैरेक्टर जो रहा है समाजवादी पार्टी का वो तो एंटी कांग्रेसिज्म का रहा है, शिवसेना का कैरेक्टर एंटी कांग्रेसिज्म का रहा है। उनका कोर वोट कांग्रेस के साथ जाने से उनके साथ कहां रहने वाला है, ये उनको भी समझ में आता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इसको बाइंड करने वाला कोई, अपने आप को कोई डॉटेड इंडिया लिख देने से इंडिया नहीं होता, अपने आप को वो इंडिया कहते रहे, लेकिन है तो वो इंडी डॉटेड अलायंस, क्योंकि फिर से अलायंस तो होगा नहीं, इंडिया अलायंस ऐसे कुछ होता नहीं है। वो ए जो है लास्ट वाला वो तो अलायंस का ही ए है, तो वो अपने आप को इंडी डॉटेड अलायंस कहे, और वो डॉट्स जो है वो मिटाने के लिए इनको अपने अपने डायनेस्टिक लीडरशिप के अहम भाव को छोड़ना पड़ेगा और भारत को उसके ऊपर रखना पड़ेगा, तभी ये संभव है। लेकिन आज तक का इनका चरित्र देखते हुए तो लगता नहीं है कि ऐसा होगा। अदरवाइज मुलायम सिंह जी को अपने भाई के साथ रहते हुए अपने बेटे वो से अलग भी लड़ना सवाल नहीं है, वो पड़ता। अंदरूनी हर पार्टी में कुछ ना कुछ चलता रहता है। बीजेपी में भी, मध्य प्रदेश में काफी कुछ चल रहा है। लेकिन संजय गुप्ता जी, सवाल ये है कि बहुत उम्मीदें हैं तमाम पार्टियों को कि ये इंडी अलायंस साथ चलेगा, लेकिन मुझे इसमें थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है इस वजह से कि बयान ही ऐसे आ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये इस तरह के एक्सपीरियंस के बाद जब अखिलेश जी कह रहे हैं कि भाई ये तो चाहते नहीं कि मैं अलायंस में रहूं, ये धोखेबाज पार्टी है, उधर महबूबा मुफ्ती जी कह रही हैं हमने अभी कोई फैसला नहीं लिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस के पास तो समय ही नहीं है कि इंडिया अलायंस को आगे बढ़ाएं, ममता बनर्जी आपको कुछ देने वाली नहीं है। तो अब ये बताइए, सिर्फ उम्मीद और भगवान के भरोसे इंडिया अलायंस है? देखिए, अगर धोखेबाजी की बात करते हैं तो धोखेबाजी तो जिस बाला साहब ने, शिवसेना ने बीजेपी का 25-30 साल साथ दिया और हमेशा ये चाहा कि केंद्र में इनकी मजबूत सरकार बने और सत्ता से अपने आप को अलग रखा, उनके साथ बीजेपी जैसी पार्टी ने इतना बड़ा धोखा कर दिया, तो विश्वास तो हम किस पे करें? तो हमारे देश के लोकतंत्र के संघीय ढांचे में जिस तरह से एक सत्ता पक्ष है, ठीक इसी तरह से एक विपक्ष भी है। एक मजबूत विपक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर इस कोशिश को बीजेपी आज ये चाहती है कि ये मजबूत विपक्ष भी ना बने या चले। अगर ऐसी कोई कोशिश की जाती है तो उसमें उस टाइटैनिक जहाज में किस तरह से छेद किया जाए, इसकी कोशिश ये करने लग जाते हैं और तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। शिवसेना का, ठाकरे परिवार का हमेशा अपना स्टैंड रहा है मुद्दों के आधार पर, और मुद्दों के आधार पर ही हमारा स्टैंड आगे भी रहेगा, और मुद्दों के आधार पर ही देखा जाएगा कि किस मुद्दे पर किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है, और हम अपने हिसाब से उसको चलेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती क्या बीजेपी में आ गए हैं? क्योंकि बीजेपी को दोष दे रहे हैं संजय गुप्ता जी, प्रॉब्लम इंडी गठबंधन में अंदर से ही है। देखिए, संजय गुप्ता जी ने जो बात कही, शिवसेना का मुद्दों, इन्होंने कहा मुद्दों के आधार पर, तो संजय जी मैं कहना चाहता हूं मुद्दे बदलते रहते थे पर शिवसेना का आधार कभी नहीं बदला था। आधार उसका बहुत स्पष्ट था, आधार आपने बदलने का प्रयास। मैं याद है हमें बचपन में बाला साहब ठाकरे जी का एक इंटरव्यू था जिसमें उनसे पत्रकार ने पूछा कि आप पे आरोप है कि आप हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। सावरकर जी पर हमने अपना टर्न पे बोल लें, फिर आपका टर्न आएगा, आप मेरी बात को जो काटना हो काट दीजिएगा। तो उस समय बाला साहब ठाकरे जी से पूछा कि आप पे ये आरोप है कि आप हिंदुत्ववादी हैं, तो उन्होंने जानते क्या बोला, ये आरोप गलत है, और एक पॉज लिया। तो पत्रकार को लगा कि शायद ये इसका क्लैरिफिकेशन देंगे। बाला साहब ठाकरे ने कहा यह आरोप गलत है, मैं हिंदुत्ववादी नहीं, मैं कट्टर हिंदुत्ववादी हूं। ये थे बाला साहब ठाकरे।
मुझे याद है 6 दिसंबर 92 को आपने ढांचे की बात कही, विवादित ढांचा गिरा था, उस रात को हमने रेडियो पे सुना था, उस समय तो संजय गुप्ता जी आप पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। से बोल रहे हैं। नहीं पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा जी। वो आधार था और उस आधार को आपने जैसा पलटा, अभी इनके तो कई सवाल जैसा पलटा है उस कारण से आपकी पलटी हुई है। तो ईमानदारी से देखा जाए तो विश्वासघात की बात तो आपने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ किया है, जनता को बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। अब मैं आता हूं आज के इंडिया अलायंस के ऊपर। देखिए यहां पर एक लाइन कह दूं नाविका जी, ये इंडिया अलायंस में जो आखिरी के 2 शब्द है ना, आई और ये, वो है इंक्लूसिव और अलायंस। मगर आज जो हालात दिख रहे हैं उसमें ये इंक्लूसिव नहीं, ये एक्सप्लोसिव अलायंस नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है जितना मतभेद बढ़ता जा रहा है अब आगे ब्लास्ट ना हो जाए, बस इस बात की कमी नजर आ रही है। तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए, इंक्लूसिव या एक्सप्लोसिव? खिलाफ राजनीति भी हो रही है। बिल्कुल सही कहा सुधांशु जी ने, बिल्कुल एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोड कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को 2024 में राजनीतिक हिस्से के बाद। साउथ इंडिया मुक्त हो गया है भारत से भारतीय जनता पार्टी, और बिल्कुल अलायंस बरकरार रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जी प्रफुल्ल भाई बोलिए, पूछिए प्लीज। आप नहीं ये तो तारिक अहमद जी आपसे पूछ रहे हैं। अकेले कर लेंगे तहसीन पूनावाला जी, अकेले कर लेंगे, अकेले कर लेंगे। हाँ बताइए, अकेले कर लेंगे, अकेले कर लेंगे एक्सप्लोसिव? जैसे आपने हमारे साथ धोखा किया है, हमने जैसे आपने हमको डसा है मध्य प्रदेश और राजस्थान के मसले को लेकर, अगर हम आपको उसी का जवाब उस समय दे यूपी में और 2 सीटें भी ना छोड़े, तो आप यहाँ पे क्या पोजीशन आपकी होगी मुझको बताइए। जहां आपके पार्टी के वर्कर छोड़िए, आपका एक वार्ड का अध्यक्ष भी छोड़िए, वहां का मेंबर भी मौजूद नहीं है। क्या आप 80 की 80 सीटों की हैसियत रखते हैं? खुलेआम धमकी है तहसीन पूनावाला जी आपको, तो बहुत बड़ी बात है। अब मैं बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, 80 की 80 हम लोग लड़ेंगे। कौन से गठबंधन की बात कर रही है? गठबंधन जिसमें आप लोग धोखा देते हैं, आप लोग डसते हैं, अपने साथियों को डसते हैं। कांग्रेस की आदत है, और कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं, ये कांग्रेसी जो पैदाइशी कांग्रेसी है, ये इन लोग की आदत है। ये अमलनाथ कमलनाथ और समलनाथ जैसे लोगों की आदत है डसने की। ये है वो सब बोले जो डसते हैं, ये अभी इतने बड़े बड़े हैं और डस रहे हैं ये लोग। ठीक है, आपको जो करना है नहीं होगा। रिस्पेक्ट हमने बहुत रिस्पेक्ट दे दी, हम ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। आप इतने वरिष्ठ नेता को इस तरह से ना बुलाएं तारिक अहमद साहब, वरिष्ठ नेता हैं कमलनाथ जी। गुस्सा, आपको गुस्सा किस बात का है कि आप कमलनाथ जी को इस तरह के शब्दों में बुला रहे हैं? रिस्पेक्ट देने के लिए रिस्पेक्ट लेने के लिए रिस्पेक्ट देनी पड़ती है जनाब। बगैर रिस्पेक्ट दिए आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, आप 80 सीट लड़ी, आपको मुबारकबाद हो। तहसीन पूनावाला जी, किया क्या आपने? इतना गुस्सा क्यों है? बेगानी शादी में फारूक साहब दीवाने बन रहे। अरे क्या अब अलायंस में मध्य प्रदेश और राजस्थान में, चलिए सुधांशु जी, एक 30 सेकंड मध्य प्रदेश और राजस्थान हम नहीं दे सकते सीटें, जो नहीं दे सकते नहीं दे सकते। एक फारूक साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज नहीं दे सकते सीटें, वो तो हम भी आपको यूपी में नहीं दे सकते हैं। आप मत दीजिए यूपी में, वो हम आपको यूपी में देंगे। फारूक साहब, लड़ने की भी नहीं है। फारूक साहब जितनी ऐसे तो आप यूपी में लड़ पाएंगे? अरे तारिक अहमद लारी जी हैं, उनको आप फारूक बोल रहे हैं। यूपी में आपको ममता जी आपको बंगाल में नहीं देती हैं, आपको क्या नाम है बिहार में नहीं मिलेगा। मेरे भाई, तो कहां से आप चुनाव लड़ेंगे इन 3 राज्यों में? आपको बताइए। आप यही आकर आप डिफेंड मेरे भाई जनाब अलायंस आपने छोड़ा, अलायंस आपके नेताओं ने छोड़ा। 7 सीटों के लिए उन्होंने कितनी एमपी की सीटों पे दाव लगाया जान रहे हैं आप? सुधांशु जी आपने देख लिया आज सवाल पब्लिक का शो पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन हो गया है। एक डेमो जनता के लिए आ गया है कि ये अलायंस किस कदर चलने वाली है आने वाले हफ्तों में, जो कह रहे हैं कि हम मिल बैठकर फैसला कर लेंगे। आपने डेमो देख लिया सुधांशु जी, उसके ऊपर कोई विश्वास ना करे। देखिए नाविका जी, आज जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, आपके लाखों दर्शक देख रहे होंगे, उस पर वो कहावत लागू होती है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। और एक लाइन में अपने आप जोड़ देता हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, समन्वय वाले को संस्कृत क्या। तो अब साफ दिखता है कहां पे समन्वय है और कहां पे टकराव है। मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कमलनाथ जी रिस्पेक्टेड नेता हैं,
तो लारी जी ने, यद्यपि यह सत्य है कि कमलनाथ जी ने ही अखिलेश जी के लिए अखिलेश वकिलेश शब्द कहा था, फिर भी मेरा मानना है कि कमलनाथ जी के प्रति हम लोग सभ्य शब्दों का प्रयोग करें। मगर लारी जी की एक बात का मैं समर्थन करता हूं। ये रायबरेली और अमेठी पिछले कई लोकसभा चुनावों से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नहीं खड़ा करती है, इसलिए इनके दोनों शीर्षस्थ नेता समाजवादी पार्टी के रहमो करम पे जीत के आते हैं। और यह यथार्थ है कि विधानसभा, जिला पंचायत, सब जगह कांग्रेस साफ होती है। अब पिछली बार उनके समर्थन के बावजूद राहुल भैया हार गए और उनकी दूरदृष्टि की हम सराहना करेंगे कि उन्होंने अमेठी से बैठ के इतना दूर देख लिया कि वायनाड तक पहुंच गए। अब इस बार मुझे पता नहीं है कि सोनिया जी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी या प्रियंका जी लड़ेंगी, ये तो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में तहसीन जी बता सकते हैं। हाँ, तहसीन जी ने जैसे कहा कि वो बायकॉट करना वो गलत था, तो मैं कहूंगा अपना राजनीतिक विश्लेषण उनको भी बताइएगा और फिर ये बताइएगा अगर सपा ने समर्थन नहीं किया तो उत्तर प्रदेश कैसे जीतेंगे। या गांधी परिवार का गढ़ हुआ करता था उत्तर प्रदेश, क्या उसमें अब जो आखिरी रह गया है एक विधायक और एक सांसद, तो क्या अब उसके बाद वहां से नामो निशान भी खत्म होने की कगार पे पहुंच गया है? इस बारे में आप हम लोगों को अगर मार्गदर्शन कर सके अपने विश्लेषण से तो हमें हमारा शायद ज्ञान। तहसीन पूनावाला जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सुधांशु जी वैसे जानते हैं तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये होगा 2024 में रायबरेली अमेठी तो जीतेगी कांग्रेस, सुल्तानपुर भी आ जाएगा। अब कौन सुल्तानपुर से लड़ेगा सुधांशु जी, आप उससे ज्यादा समझदार है, आप देख लेना। क्या बात कर रहे हैं, हैदराबाद से भी चैलेंज है आपको। ओवैसी जी ने कहा वहां से लड़ लीजिए, आप वो तो ले नहीं रहे। लेकिन प्रफुल्ल केतकर जी ये जो देखने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी अपनी जगह ठीक है, कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी जरूर है, लेकिन क्या अहंकार ऐसा है कि छोटे दलों को कहीं पर भी कुछ नहीं मानती? नंबर एक। नंबर दो, आपने इंडिया अलायंस का नाम सुना है पिछले कुछ हफ्तों में? जहां भी जाइए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अलायंस के नाम पर अखिलेश जी कहते हैं पीडीए पीडीए पीडीए। कहीं पर भी मुझे तो कोई अलायंस वाली बात नजर ही नहीं आ रही। कांग्रेस पार्टी हो या तमाम दूसरे दलों, किसी की कोई बात ही नहीं कर रहा। जी नाविका, ऐसा है कि हमने ये पहले से देखा है, कांग्रेस का तो ये चरित्र रहा है, चाहे वो चंद्रशेखर जी के साथ हो, पहले चरण सिंह जी के साथ हो, फिर देवगौड़ा जी और गुजराल जी के साथ हो। क्या किया है इन सब लोगों ने, ये सब लोग इसके अनुभवी रहे हैं। तो इसलिए वो जो लारी जी जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो अखिल भारतीय स्तर पर भी लोगों ने कांग्रेस का चरित्र देखा है। और इसीलिए कांग्रेस को किसी के साथ भी अलायंस बना के चलना ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कांग्रेस को पार्टी और पार्टी से ऊपर परिवार का अहंकार, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। और इसी कारण से मुझे लगता है कि ये अलायंस जो है इसके पीछे का, मैं राहुल गांधी जी, सोनिया जी और प्रियंका जी के बारे में नहीं कह रहा हूं। अरे लारी जी, अभी बचने आपने 80 सीट लड़ने की घोषणा कर दी, अभी क्यों बच रहे? सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात को लेकर चलिए। अमेठी रायबरेली पर कैंडिडेट देगी ना समाजवादी पार्टी। राहुल, प्रियंका और सोनिया जी को छोड़कर बाकी सब सपोले हैं, मैं ये कह रहा हूँ, बाकी सब साफ। पहले तो आपने नहीं कहा, अब ये नया अमेंडमेंट आपने मूव किया है, ये नया अमेंडमेंट आपने मूव किया है। पहले तो आपने ऐसा नहीं कहा, आपने कहा ये सारे सपोले हैं। ना कहिए, हमने पहले भी कहा कि ये गांधी परिवार का नहीं है, ये अमरनाथ रायबरेली का स्कोप। और मैं सिर्फ कमलनाथ इसलिए कह रहा हूँ, आप फिर उन्होंने हमारे भाई, हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इस तरह के शब्दों का कमलनाथ जी भी तो आधिकारिक सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के आधिकारिक चेहरे हैं, तो उनको कह के क्या होगा? पार्टी तो हाईकमान से चलती है ना। आपके यहाँ अखिलेश जी बोलेंगे वही डायरेक्शन पार्टी में जाएगा ना। जो वर्गलाते हैं, अच्छा, यही लोग हैं जो वर्गलाते हैं, यही लोग हैं जो झूठ बोलते हैं।
अच्छा, तो ये लोग झूठ बोलते हैं। चलिए, संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है। आज अखिलेश यादव कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, फिर लोकसभा चुनाव में कौन सा गंगा स्नान हो जाएगा जब ये दोनों दल एक दूसरे के लिए पवित्र हो जाएंगे? अब इसका जवाब दे दीजिए तारिक अहमद भाई, पब्लिक पूछ रही है। मैं तो कह रहा हूं मुश्किल है, मैं तो कह रहा हूं बहुत ही मुश्किल मुझे दिख रहा है। जो कांग्रेस का एटीट्यूड है, जो कांग्रेस का घमंड है, वो उस घमंड के हिसाब से हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर हमने एडजस्टमेंट नहीं किया तो बिहार में भी एडजस्टमेंट नहीं होगा और बंगाल में भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। अब आप इन 3 पंजाब और दिल्ली में वैसे ही नहीं हो रहा, 3 स्टेट्स में नहीं होगा। चलिए, तो पंजाब और दिल्ली में वैसे ही नहीं हो रहा, तो सुधांशु जी बचा क्या? बचा क्या? बात खत्म हो गई, हिंदुस्तान खत्म हो गया। देखिए, अभी तहसीन भाई ने कहा कि अमेठी रायबरेली नहीं सुल्तानपुर भी जीतेंगे, यानी हालात ये हो गई है कि हसरतों का दायरा भी सिमट कर 3 सीटों में आ गया है। और मुझे लगता है कि इन हसरतों का भी की नाकामी का भी सियासी जनाजा 2024 में बहुत साफ दिख जाएगा। इसको लेकर मुझे नहीं लगता कि कोई किंतु परंतु होगा। मगर मैं तथाकथित इंडी गठबंधन के अन्य सदस्यों से कहना चाहूंगा, जो हमारे लारी साहब बैठे हैं, संजय गुप्ता जी बैठे हैं, भैया ये कर्नाटक जीत गए तो हैसियत ये हो गई कांग्रेस की कि इंडी वालों को रख दिया ठेंगे पे। अब कहीं खुदा ना खासा 1-2 राज्य जीत गए फिर तो ठोकर पे रखना ना शुरू कर दें। इसलिए अगर दिल में झांक के देखा जाएगा नाविका जी, तो पता नहीं किसके दिल में कौन सी हसरत होगी कि इस चुनाव का परिणाम क्या होना चाहिए और कौन किस जगह पे खड़ा होना चाहिए। अगर कोई लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए तो मुझे लगता है तस्वीर और बेहतर नजर आएगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? तहसीन जी सुनना चाह रहे हैं आपकी बात, कहिए। मैं कह रहा हूं कि अखाड़ा खुला हुआ है। वोटों के नाम पे 100 वोट मिलेगा इनको लोकसभा में, यहां भी, बिहार में भी, बंगाल में भी। हैसियत पता चल जाएगी, घमंड कहां चकनाचूर किया जाता है वो भी मालूम है। इनको किनको, किनकी बात? सांप अगर साथ में बैठा है तो सांप का फन पकड़ना जानते हैं, नाक का फन पकड़ना जानते हैं और उसके दांत निकालना जानते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कि नहीं जानते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रायबरेली और अमेठी में दबाया गया, वहां सारा जहर निकल जाएगा सबका। किसकी बात कर रहे थे लारी साहब? हेलो, किसकी बात कर रहे थे? मैम मैं कह रहा हूं जहां रायबरेली अमेठी में टेटुआ दबाया गया, किसका? जहां पे फन दबाया गया वहां इनके सारे सब कुछ निकल जाएगा। किसका? बीजेपी का कि कांग्रेस का? बीन भी हम रखते हैं, बांसुरी भी हम रखते हैं। मैम कांग्रेस की बात कर रहा हूं फिलहाल, तो कांग्रेस की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो पूनावाला जी, कांग्रेस की बात हो रही है। मैं बीच बीच में घबरा जाती हूँ कि इंडी अलायंस के बारे में कहीं ना कहीं कुछ निकलेगा, लेकिन आपकी हसरतें हैं और यहाँ हसरतों के दाग मोहब्बत से धुल रहे हैं। ये हसरतों के दाग मोहब्बत में धुल रहे हैं आपके। तहसीन पूनावाला जी जवाब दीजिए। तारिक साहब ने तो अच्छा परिचय दिया, फन कैसा दबाते और जहर कैसा निकालते। जिस नरेश अग्रवाल जी को इसके पहले कहते कि हमें डसा, उसी नरेश अग्रवाल को सपा में लेकर उसको श्रेष्ठ नेतृत्व दिया, राज्यसभा दिया, उसके बेटे को एमएलए बनाया और फिर इतना उन्होंने अभद्र भाषण दिया राज्यसभा के अंदर कि वो अरेस्ट होते होते बच गए। तो जिस, अरे सर अभी बीच में तो ये कितना फन आप निकालते, कितना अच्छा जो फन निकालने के अरेस्ट। सर जो आपका जहर निकालने वाले कांग्रेसी जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। चाचा भी चाचा को भतीजे ने भी टाटा बाय बाय कर दिया, टाटा बाय बाय। तो आप साइकिल पे ब्रेक लगाइए, सुनिए ना, साइकिल पे ब्रेक लगाइए, साइकिल पे लगाम लगाए, साइकिल पे लगाम लगाए, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। ये आपको थोड़ा टीवी पे आप बोल रहे हैं, अच्छी बात है, आप साइकिल पे लगाम लगाइए, आपकी साइकिल पंक्चर हो गई। मैं आज ये 3 विंडो, ये जो 3 विंडो इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही है, दर्शकों को ये शिवसेना वाले उठकर चले गए क्योंकि उनकी यहाँ पर कोई दाल नहीं गल रही। और मैं दिखा रही थी कि एक तरफ कांग्रेस के समर्थक, एक तरफ समाजवादी पार्टी के समर्थक आपस में अलायंस बना रहे हैं और सुधांशु जी मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, क्योंकि 2024 में शायद सुधांशु जी आपको लग रहा है कि यही कुछ होने वाला है, ये आपस में लड़ते रह जाएंगे, मलाई आप ले जाएंगे। देखिए, यहां मेरा मानना भिन्न है। देखिए, दोनों पार्टियों की अपनी अलग रणनीति है। कांग्रेस को भी बहुत अच्छी तरह पता है कि 2024 में मोदी जी के विराट व्यक्तित्व के आगे कहीं वो टिकने वाले नहीं है। वो अपोजिशन
में अपनी स्पेस मुख्य पार्टी के रूप में बना के रखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के सामने समस्या है, अखिलेश जी अभी युवा नेता हैं, तो वो मुख्य विपक्षी दल का जो स्पेस है उत्तर प्रदेश में वो किसी और को नहीं देना चाहते, ताकि उन कभी भी भविष्य में भाई मुख्य विपक्षी दल को लगता कभी भी सत्ताधारी दल हटेगा तो वो स्पेस हमें मिलेगी। तो ये लड़ाई 24 की नहीं है, ये लड़ाई तो आगे की। 24 में तो सबको क्लियर पता है कि मोदी जी आने वाले हैं और भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है। अब ये आगे की लड़ाई के लिए पेशबंदी हो रही है एक दूसरे के ऊपर। मगर मैं नाविका जी एक लाइटर नोट पे कहना चाहूंगा, इन लोगों का आपस का द्वंद्व समाप्त हो सकता है यदि ये गीता का ज्ञान पढ़ लें। गीता में कहा गया है जो कल किसी और का था आज तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाएगा। ये सारी समस्या एक विशेष प्रकार के वोट बैंक के लिए है, जो कल कांग्रेस का था आज समाजवादी पार्टी का है, और दोनों में डर लगता है कि कल किसी और का न हो जाए। तो सारा का सारा संघर्ष उस धन को लेकर है, उस वोट बैंक को लेकर है, परंतु किसी के साथ स्थिर नहीं रहता मान्यवर। कल किसी और का था आज किसी और का है, और कल किसी और का ना हो जाए इसके लिए नाविका जी इंडी गठबंधन के सारे दल आपस में लड़े पड़े। बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहती हूँ सुधांशु जी और हमारे बाकी मेहमान भी देखें कि एक कुर्सी खाली हो गई है। अब कभी कभी इंटरनेट प्रॉब्लम है, कभी कनेक्शन प्रॉब्लम है, कभी फोन कट जाता है तो लोग सोचते हैं कि भाई सवाल सुनाई नहीं दे रहा। आज तो संजय गुप्ता जी ये कहकर चले गए कि इसमें हमारा कोई काम नहीं है, कोई उनकी सुन नहीं रहा, इंडी गठबंधन आगे बढ़ नहीं रहा। उद्धव ठाकरे शिवसेना जो है वो उठकर चले गए कि भाई वो तो दर्शन के लिए चले गए, दर्शन के लिए चले गए। बिल्कुल। महाराष्ट्र में कांग्रेस पब्लिक लेकिन सवाल पूछ रही है। अजीत पुरोहित का जबलपुर से सवाल है, क्या दलों को गठबंधन सिर्फ एक के साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए बनता है या इसके लिए सीटों के त्याग और मन से मिलने से होता है? बताइए तहसीन पूनावाला जी, आप सुन रहे हैं। राजेश सिंगल का नासिक से सवाल है, मोहब्बत की दुकान पर जब समाजवादी साथियों को ही विश्वास नहीं है तो जनता क्यों विश्वास करेगी? विजय बहादुर सिंह का यूट्यूब पर सवाल है, क्या इंडी अलायंस की एक्सपायरी डेट आ चुकी है? अर्चना श्रीवास्तव का आंध्र प्रदेश से सवाल है, जब अपनी अपनी डफली अपना अपना राग ही अलापना है तो इंडी गठबंधन बनाने का ये नाटक क्यों रचा गया? अब जवाब दीजिए, पब्लिक आपसे पूछ रही है सवाल। क्योंकि पब्लिक परेशान हो चुकी है भाजपा से, और जैसे महाराष्ट्र के चुनाव आए लोकल बॉडी के जिला परिषद पे, एमवीए ने बड़ी जीत, बड़ी मदद और बड़ी जीत हासिल की आज महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर। भाजपा हालांकि ट्विटर पे क्लेम कर रही है कि वो जीती है। ठीक उसी तरह देश के अंदर भी इन 5 राज्यों में से 4 राज्य भाजपा हारने जा रही है, और इसके बाद 2024 में भाजपा हारने जा रही है। मैं इस बात को मानता हूं कि समाजवादी पार्टी के साथ रिश्ते सुधारने चाहिए, लेकिन ये सब कुछ आउट हो जाएगा और इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है 2024। सुधांशु त्रिवेदी, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि यहाँ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन तो सबको पता था, लेकिन दवाई कोई खा नहीं रहा, डॉक्टर पर किसी को विश्वास नहीं है, आगे क्या होगा? इस पे एक ही लाइन कहना चाहूंगा, इन दोनों को, जो आपने डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की बात कही, इनको दोनों को एक ही प्रकार का मर्ज है, वह है मोदी जी से नफरत का मर्ज। इन सब की आंखों में मोदिया बिंदु हो गया है कि मोदी जी को देख रहे हैं, बस बाकी और कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती है। तो इनके लिए मैं कहना चाहूंगा, वो जो पुराना शेर है उसको थोड़ा बदल के, कि मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। आप मोदी जी के नफरत वाले मर्ज से इतने ग्रसित हैं कि जितने भी गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप नफरत के लिए साथ आते हैं और जनता उनको मोहब्बत देती चली जा रही है। तो मुझे लगता है कि आपका मर्ज का डायग्नोसिस भी गलत और प्रोग्नोसिस भी गलत। से बचाने में जरूर देश के संविधान को आप बचाइएगा, पहले आपस के बीच में जो आपका मर्ज है उसको सुधार लीजिए, फिर वो जो मोदिया बिंदु कहा है सुधांशु जी ने, पहले उस पर थोड़ी सी दवा कर लीजिए, उसके बाद जरूर संविधान भी बचाइएगा, देश भी बचाइएगा। और आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के एकजुटता की कोशिशें 2019 के चुनाव के पहले से होती आई हैं। ऐसे में कई फ्रिक्शन पॉइंट्स के बावजूद जब इंडी गठबंधन बना तो लगा कि विपक्ष वाकई इस बार कुछ अलग करेगा, साथ आने को तैयार हो चुका है। सीटों के ऊपर
आपस में कहीं ना कहीं एक राय बनाने की कोशिश भी कर रहा है। अच्छा सा नाम भी डिसाइड कर लिया, इंडिया। लेकिन क्षेत्रीय नेता कांग्रेस के नेतृत्व और नियत पर भरोसा करने को बिल्कुल तैयार नहीं दिखते। यही इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी मुश्किल है और ये जनता आप भी जानते हैं, समझते हैं, या अब भी कोई सवाल है तो जरूर रखिएगा और भेजिएगा, हम जवाब लेकर देंगे। आज तमाम मेहमानों को और दर्शकों आपको देती हूं धन्यवाद, नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए।